हेलो एवरीवन। नमस्ते टू ऑल। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को स्ट्रेस वाले चैप्टर से। और आज हम बात करेंगे, हमने देखो गैस मॉडल देख लिया था, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम हेंसेले का मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के लेक्चर में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं स्ट्रेस इन द इम्यून सिस्टम की, कि स्ट्रेस का इफेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पे, हमारी इम्यूनिटी पे किस कदर पड़ता है, किस प्रकार से पड़ता है। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं। तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस हमें ना कई प्रकार की दोस्तों बीमारी पहुंचा सकता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर कर। अब ये टॉपिक जो है घिसा पिटा टॉपिक, देखो वही है अंबर कशिश। जब हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा था स्ट्रेस, हमारे इमोशंस के ऊपर, फिजियोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा था, तो डेफिनेट सी एक बात है अंबर, यू कैन एग्री ऑन दिस, कि हमारे इम्यूनिटी को वीक कर रहा था, तभी तो हमारे शारीरिक परिणाम निकल रहे थे, है ना कशिश। ठीक है, सबसे पहले हम इम्यूनिटी को समझते हैं कि इम्यून सिस्टम करता क्या है। फिफ्थ क्लास साइंस, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को गार्ड करता है वेरियस अटैकर से, जो कि बॉडी के अंदर भी पनप सकते हैं और बाहर से भी आ सकते हैं। अंदर कैसे? कभी कभार शरीर के अंदर ही कुछ बैक्टीरिया जो डोरमेंट मोड में होते हैं, मार्क माय वर्ड्स, जो डोरमेंट मोड में होते हैं कशिश, स्लीपिंग मोड में होते हैं, वो सडनली एकदम से एक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, फिर आपको पता ना, बॉडी की आर्मी एक साइड यहां खड़ी होती है, आर्मी वन, आर्मी टू। ये वाली आर्मी होती है, मान लो फॉर एग्जांपल फ्रेंडली आर्मी, ये कोशिश करती है कि बेटा अपनी औकात में रहे और दबा हुआ रहे, तो ये बीमारी मर जाती है। लेकिन अगर इस आर्मी टू के साथ और ज्यादा आर्मी अगर खड़ी हुई है, तो हो सकता है ये एक को सप्रेस कर दें और फिर हमें मेडिसिन की या हॉस्पिटल की या डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए। ऐसी तो होता है, हम लोग बीमार ऐसी तो होते हैं। अब विद इन द कैसे, जो फीवर है, जो कोल्ड है, वो बॉडी शरीर के एकदम से अंदर से ही तो हो जाता है। वो अलग बात है कि बाहर के एजेंट्स ऐसे होते हैं। लेकिन अगर कशिश आप अभी प्रेजेंट टाइम में राहुल गांधी को ही देख लो, तो हाफ टी शर्ट में उसको तो जुकाम नहीं हो रहा ना, उसको ठंड लग रही है ना। लेकिन बाकी लोगों को तो हो जाता है। तो जब भी हमें स्ट्रेस होता है, तो उससे हमारी तीन चीजें अफेक्ट होती हैं। क्या? अगर हम इसको बोलें, एक तो स्ट्रेस की वजह से सबसे पहला परिणाम जो निकलता है, वो निकलता है हमारी मानसिकता पे, हमारी साइकोलॉजी पे। दूसरा, हमारे इससे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो कमजोर हो सकते हैं, न्यूरोलॉजी पे निकलता है। ठीक है, मैं न्यूरोलॉजी कह रहा हूं, मैं न्यूरोलॉजी नहीं कह रहा, कोई वास्तुशास्त्र वगैरह की बात नहीं कर रहा। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर निकल सकता है। ठीक है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, आप लोगों ने एक चीज सुनी थी ना 11th क्लास में, न्यूरॉन सुना था कशिश, न्यूरॉन्स, वो डायग्राम था, है ना। वो एक नर्व सेल होता है जो कि सिग्नल देता है फटाफट। मतलब मान लो अगर आप इस टाइम पर स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, अभी आप अपने पैर की तरफ तो नहीं देख रहे होगे, लेकिन मान लो कोई चीज आपको नीचे से काट रही है, फिर कोई मच्छर आकर बैठा हुआ है वो काट रहा है आपको, तो आपका ध्यान एकदम से वहां पर चला जाएगा खारिज करने पर। क्यों? क्योंकि एकदम से हमारे नर्व सेल्स हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा देते हैं, और ये चीज इतनी क्विकली, सेकंड से भी कम सेकंड में होती है, वो इस वजह से क्योंकि न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। और तीसरे स्ट्रेस का फोकस जो निकलता, जो एरिया ऑफ फोकस है, वो है इम्यूनिटी। अब अगर इसको हम कंबाइन कर दे कशिश, अगर हम इन शब्दों को अंबर कंबाइन करते तो हमारे पास क्या वर्ड आ जाएगा? हमारे पास शब्द आएगा साइको, न्यूरो, इम्यूनोलॉजी। हो गया एक शब्द क्लियर? यही यही तीन चीजें बताई मैंने नीचे, साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड इम्यूनिटी। कुल मिलाकर बात क्या है? 100 बातों की एक बात कशिश, जब स्ट्रेस से दिमाग खराब हो ना, तो शरीर भी बहुत टाइम तक साथ नहीं दे सकता, फिर हमारा वो भी वीक बन जाएगा। आप फुली फोकस्ड होके कशिश जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज करने जा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, आपकी हैबिट्स पे आपका कंट्रोल है, लेकिन किसी ने अगर आपका दिमाग खराब कर दिया ना, तो आपको हो सकता है कि कोई आपको इतना बीमार बना दे कि आपका कुछ भी करने को मन ना करे, कि भाड़ में जाओ सब, किसी के लिए कितना भी कर लो, लोग हरामजादे थे, हरामजादे और हरामजादे ही रहेंगे। फ्रस्ट्रेटेड माइंड बोलता है कि नहीं बोलता ऐसा? अब इसका असर, जब फ्रस्ट्रेटेड माइंड ही फ्रस्ट्रेटेड है, तो साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी बंदे की डिस्टर्ब है, उसका असर शारीरिक रूप से निकलता है इम्यूनिटी पर। तो ये चीज बेसिकली ये इफेक्ट करती है कि स्ट्रेस का इफेक्ट कुल मिलाकर
इम्यून सिस्टम पे कैसा निकला। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम वर्क कैसे करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो हम बचपन में पढ़ते थे कुछ WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। इनको हम लोग कहते हैं कशिश ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। इनका रोल क्या होता है? वन मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है अंबर, वन मार्कर का अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि ल्यूकोसाइट से WBC का रोल क्या है। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम के ये एक अहम गार्ड सेल्स होते हैं। ये सबसे पहले जो भी कोई चीज हमें बीमार कर सकती है उसको कहते हैं, बाहर से कोई भी चीज चली आएगी जो हमें बीमार कर सकती है, एंटीजेंस। लाइक वायरस, वायरस कोई भी हो सकता है, लाइक कोरोना वायरस, कोल्ड का वायरस, कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारा पेट दर्द करे या फिर किसी भी चीज से हमें जो तकलीफ हो, हमारा इक्विलिब्रियम बॉडी का बिगड़ जाए। तो ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ऐसे फालतू के वायरसेस को, ऐसे फालतू के एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब कशिश मैं इस पैराग्राफ से ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकता हूं क्या कि जिन जिन लोगों को कोविड हुआ था और वो सरवाइव कर गए और वो रिकवर कर गए, तो उनकी बॉडी में ल्यूकोसाइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग से एज कंपेयर टू कोरोना वायरस, है ना? ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी अंदर से ही एक आर्मी लॉन्च करती है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। इसके बारे में हम जानते हैं। और एंटीबॉडीज के लिए जो मेडिसिन होती है कशिश, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। कोई एलर्जी हो जाती है, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, या कोई चीज कभी सूट नहीं करती, हम लोग लेते हैं ना एंटीबायोटिक्स। ये वही चीज है। ठीक है, तो बड़े हमारे शरीर में बड़े अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के WBCs होते हैं या ल्यूकोसाइट्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर। चलो जानते हैं दो तीन अलग अलग WBCs के बारे में। ठीक है, एक होते हैं टी सेल्स। टी सेल क्या करते हैं? टी सेल्स ना इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जो कि बाहर से आते हैं। अब ये इन्वेडर्स कौन है? ये इन्वेडर्स एंटीजन ही है। ठीक है, इसके अलावा टी सेल की एक और कैटेगरी होती है टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल मतलब क्या? ये जो टी है और जो टी हेल्पर है, नाम से ही पता लग रहा है ना, हेल्पर। जो टी कोई भी चीज करेगा तो टी उसको हेल्प देगा ना, ये सपोर्टर है ना, ये सपोर्टर है ना इसका, मतलब ये कदम से कदम मिलाकर चलता है। ठीक है, ये इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करता है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, ये जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं हमारे शरीर में, लगातार इनको एक वायरस जो है वो अटैक करता रहता है, HIV। मुझे एक बात बता दो सबसे पहले, HIV की वजह से एड्स होता है, हम सबको पता है। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये कशिश अंबर, क्या हमारे शरीर में HIV है? हाँ कि ना? हमारे शरीर में HIV है? इस टाइम पर जब आप मेरे से बात कर रहे हो, अभी आप HIV है आपके शरीर में कशिश अंबर? मेरे शरीर में है। जितने आसपास लोग आपको दिखते हैं सबके शरीर में HIV है। HIV डोरमेंट मोड में है। इस वायरस को अगर अपने तरीके का एनवायरनमेंट अगर मिल जाए ना, ये देरी नहीं लगाएगा कशिश एड्स बनने में। लाइक एड्स वाले पेशेंट का कहते हैं ना, रेजर भी यूज नहीं करना चाहिए। वो खून अगर लग गया, अगर आपके ब्लेड में, कट में या वो करके, तो उससे एड्स हो सकता है ना? तो HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये डोरमेंट मोड में हमारे शरीर में होता है कशिश अंबर, याद रखना। बस वो एक्टिवेट, मतलब होता, एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है, आपको दिख क्यों नहीं रहा है? और हाँ, एक और चीज, ये कई लोगों की गलत धारणा है कशिश, एक बात याद रखना, HIV क्या ऑटोमेटिकली एड्स बन सकता है हमारे शरीर में? ऑटोमेटिकली मान लो, देखो ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना कशिश अंबर। टी हेल्पर सेल्स लगातार HIV से अटैक होते रहते हैं, यानी कि HIV इसको अटैक करता रहता है, टी हेल्पर सेल को। मान लो ये टी हेल्पर सेल को हरा दे, तो शरीर में क्या एक्टिवेट होगा कशिश? HIV एक्टिवेट होगा अंबर की एड्स एक्टिवेट होगा? ये टी हेल्पर सेल को बार बार ना अटैक करता रहता है। अभी ये डोरमेंट मोड में कशिश किस वजह से? आपके शरीर में अभी HIV एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा? मेरे शरीर में क्यों नहीं हो रहा? अंबर के शरीर में क्यों नहीं हो रहा? हमारे घर वाले के शरीर में क्यों नहीं हो रहा?
क्योंकि टी हेल्पर सेल एचआईवी की एचआईवी के ऊपर अभी हावी है, फिर एचआईवी टी हेल्पर सेल्स के ऊपर हावी है। कौन किसके ऊपर हावी है? बोलो। बताओ, एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा? तो टी हेल्पर सेल्स हावी हैं एचआईवी के ऊपर, तभी तो एचआईवी एक्टिवेट नहीं हो रहा कशिश। लेकिन अगर एचआईवी अगर अटैक करते करते टी हेल्पर सेल को किसी दिन हरा दे, तो पर्सन को एचआईवी हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, मतलब मैं आपको बता रहा हूं एचआईवी हो जाएगा, ये ऐसा होता है। लेकिन अगर एचआईवी हो गया तो एड्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्या कशिश? नहीं होगा यार। एड्स कैसे होता है कशिश, बताओ। एड्स के पीछे प्रमुख कारण क्या होता है? बोलो। देखो दोस्तों, एड्स होता है, एड्स के पीछे प्राइमरी रीजन होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, राइट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इसके पीछे प्राइमरी रीजन होता है। लेकिन विदाउट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी एड्स हो सकता है क्या कशिश अंबर? हो सकता है कशिश। यही तो बात है, यही तो लोग नहीं जानते हैं। पता है क्या से? देखो, कोई एक पेशेंट है जिसको एड्स है, मे नॉट गॉड डू सो, किसी के साथ ऐसा हो, किसी को एड्स है, ठीक है। अगर उसका ब्लड किसी चीज में है, यानी कि आप मान लो कि ब्लड डोनेशन ही दे रहे हो, और ये जो एड्स वाला जो पेशेंट है ये ब्लड डोनेट कर रहा है, पहली बात है ऐसी डोनेशन इनको अवॉइड करनी चाहिए। इनकी सुई अगर किसी के जिस्म के अंदर घुस गई, हाई चांसेस आर देयर कि सामने वाले पर्सन को एड्स हो सकता है। ओके। दूसरी चीज, अगर इनका जो रेजर है जिसे शेव करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, उस पर अगर ब्लड का थोड़ा बहुत भी अगर कोई कतरा या कुछ भी, वो दिख भी नहीं रहा लेकिन अगर है, और सामने वाले ने अगर उसको यूज कर लिया, पर्सन बी ने, और उसने भी जब दाढ़ी उससे बनाई तो उसके भी कट आ गया, और इसकी रेजर के ये ब्लड की चीजें इसके खून में जाके शामिल हो गई, इससे भी एड्स हो जाएगा। तो आज दिमाग से क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट कि एड्स के पीछे कशिश है, सेक्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। उसके बाद दूसरे सेल्स कौन से थे? बी सेल्स। बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। जब भी कोई वायरस वगैरह एंटर कर जाता है तो उसको मारने के लिए मतलब काम आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं, एक तीसरी कैटेगरी होती है नेचुरल किलर सेल्स, एनकेसी। नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं? दीज आर इन्वॉल्व इन द फाइट अगेंस्ट बोथ वायरस एंड ट्यूमर्स। तो अब इसको लिखोगे कैसे? कशिश, अंबर, आप लोग क्या करोगे? टी सेल्स, इसके आगे इसके फंक्शंस, बी सेल्स, इसके आगे इसके फंक्शन, नेचुरल किलर सेल्स, इसके आगे इसके फंक्शंस। कि ये करते क्या है? मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो टी सेल है वो इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, इनकी बस एक एडिशनल बंदा हेल्प करता है। टी सेल के साथ साथ टी हेल्पर सेल्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी को, यानी कि कुल मिलाकर हमारी इम्यूनिटी को ऐसे इंक्रीज कर देते हैं कि हम आराम से दुश्मनों को हरा सकें। उसके बाद टी हेल्पर सेल को बेचारे को एक जन बहुत पेलता है, एचआईवी का वायरस, जिसकी वजह से एड्स होता है। मतलब ये जो आपको यहां पर बता रहा है ना कशिश के एचआईवी की वजह से ऑटोमेटिकली एड्स, मतलब लग रहा है ऐसा कि ऑटोमेटिकली एड्स हो सकता है, नहीं। ये आपको राइटर यहां पर ये बता रहा है अंबर कि एचआईवी वो वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है, ठीक है। अब जो बी सेल्स होते हैं ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इन फाइट अगेंस्ट बोथ वायरस एंड ट्यूमर। सुना होगा ना कशिश ये अंबर आप लोगों ने, ब्रेन ट्यूमर वगैरह ऐसी बीमारियां, है ना, ये चीज है। अबे ट्यूमर की अलग अलग ना फॉर्म होती है कशिश, कभी कभार ना ये मतलब पैरालिसिस का एक फॉर्म भी बन जाता है, काइंड ऑफ, ये भी होता है। अब जो स्ट्रेस है ना, नेचुरल किलर, अच्छा मुझे ये बताओ सबसे पहले तो एक नॉर्मल चीज का आंसर देना, भी आपने जितना भी सुना ये डिस्कशन में, ये टी सेल, बी सेल और नेचुरल किलर सेल ये सारे हमारे दुश्मन है कि दोस्त हैं? बताओ। दोस्त हैं। ये बचा रहे हैं। ये किसके अंदर शामिल थे? आरबीसी की डब्ल्यूबीसी?
आरबीसी की डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी है ना, वाइट ब्लड सेल्स का एक प्रकार है। और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या? ल्यूकोसाइट्स। ये हमारे दोस्त हैं। अब कशिश, इसलिए तो लोग आपको समझाते हैं अंबर, इसलिए तो लोग आपसे कहते हैं स्ट्रेस मत लो, क्योंकि स्ट्रेस आपके नेचुरल किलर सेल को अफेक्ट करता है और उसको टॉक्सिक बना देता है। नेचुरल तरीके से ही आपके बिहाफ से कशिश ये खड़ा होता है आपका दोस्त बनकर, कि मैं सामने वाले दुश्मन को मार गिराऊंगा, मैं कोई भी वायरस और ट्यूमर को तुम्हारे शरीर तक पहुंचने नहीं दूंगा, मुझ पर ट्रस्ट करो, ठीक है। जब आप स्ट्रेस लेते हो तो आप इसके अंदर जहर घोल देते हो, इसकी टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर देते हो, उसको टॉक्सिक बना देते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल किलर सेल की साइटोटॉक्सिसिटी अफेक्ट होती है। और ये देखो, दो वर्ड्स हैं यहां पर। टॉक्सिक मतलब होता है बेकार, लेकिन साइटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है अच्छा। क्या? जिसके अंदर साइटोटॉक्सिसिटी की मात्रा ज्यादा होती है, ये हमें एक डिफेंस मैकेनिज्म देता है अगेंस्ट वेरियस इंफेक्शंस एंड कैंसर। अगर शरीर में नेचुरल किलर सेल्स की मात्रा जो है वो रिड्यूस हो जाए, तो सेल की साइटोटॉक्सिसिटी, दुश्मन को हराने की एनर्जी, उसकी बॉडी, मतलब मान लो एक कहानी की फॉर्म में आपको बता रहा हूं कि उसकी बॉडी वो पिचक जाती है। और ये उन लोगों में फाउंड करा गया जो कि हद से ज्यादा छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेते हैं, इंक्लूडिंग वो निब्बियां जो कि एग्जामिनेशन जिनके आ रहे होते हैं, वो स्टूडेंट वो डर जाते हैं, ठीक है। दुखी, लाचार, हमेशा कंप्लेनिंग मूड में, बिरेव्ड पर्सन, मतलब वो जो हमेशा मतलब रोना गाना करते रहते हैं, ठीक है। हमारे पास ये नहीं वो नहीं, ऑलवेज इन द कंप्लेनिंग मोड। या फिर बड़े टाइम से जैसे किसी की वजह से वो परेशान चल रहे हो, या वो लोग जो सच में किसी एक गंभीर मुद्दे की वजह से, अब वो गंभीर मुद्दा उनके लिए हो सकता है, हम जैसा कोई देखेगा कश्य उससे तो हमसे यही बोलेगा पागल है, ये भी कोई स्ट्रेस लेने वाली चीज है, मर जाए से बेटर तो, ठीक है। स्टडीज ये रिवील करती हैं कि इम्यूनिटी जो है और इम्यून फंक्शन जो है, इट इज बेटर इन इंडिविजुअल्स जिनको सोशल सपोर्ट मिलता है। यानी कि ये जो साइटोटॉक्सिसिटी है अपने आप ही अच्छी हो सकती है अगर आपको सोशल सपोर्ट मिले। मान लो एक पर्सन है, वो बहुत अकेला अकेला फील करता है, लेकिन जैसी वो उसकी जिंदगी आगे बढ़ी, हो सकता है उसका शहर बदला हो, उसके पापा का ट्रांसफर हो, वो कॉलेज जाए, जॉब पे जाए, कुछ भी जाए, और उसको कुछ ऐसे ऐसे लोग मिले जब उसको ये पता लगा यार जिंदगी एक बहुत बेटर चीज है, लाइफ इज जस्ट लाइक अ वाइन, ठीक है। और इसके नशे लेने चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। पर्सन को एक मीनिंग मिल गया लाइफ जीने का, क्योंकि उसको पता लगा यार कुछ लोग हैं, देयर आर सम पीपल इन माय लाइफ हु केयर फॉर मी। अगर मैं रोऊं तो उनको फर्क पड़ता है, अगर मैं नाराज हूं तो उनको फर्क पड़ता है, तो मुझे अपने आप को इसलिए ठीक रखना पड़ेगा बिकॉज मुझसे प्यार करने वालों को फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जब ऐसा इस प्रकार का हमें सोशल सपोर्ट मिलता है ना, तो उससे स्ट्रेस की भावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। और पर्सन की इम्यूनिटी, अब इम्यूनिटी में वो सारे एंगल आ जाते हैं, टी सेल, बी सेल, एनके सेल्स, डब्ल्यूबीसी, फलाना टिकमा, ये सारा का सारा बढ़ जाता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट ओकेशन हो, आपका बर्थडे हो या कुछ भी हो, और आपका मूड कोई खराब कर दे, या फिर आपकी कोई फिरकी ले रहा हो कि हम नहीं आ पाए, सॉरी, ऐसा वो करके, और उस पर्सन से आपको बहुत उम्मीद थी, व्हाट यू विल से टू योरसेल्फ, एंड दूसरे लोगों को फ्रस्ट्रेटेड मूड में उस दिन क्या बोलोगे? अबे किसी से एक्सपेक्टेशन करनी नहीं चाहिए, लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, पागल होते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन लगानी किसी से, और आज मेरा पूरा दिन ही स्पॉइल हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और सामने पर्सन अगर आपको, ऐसे ही पर्सन अगर अगर आपको आके सरप्राइज दे दे, या बहुत टाइम से किसी का फोन ना आया और आपके पास अगर फोन खड़के अगर किसी एक पर्सन का, या जो भी पर्सन आपको पसंद है उस जिसको देखकर आप खिलखिला उठते हो, अगर ऐसा कोई पर्सन एकदम से आपके आके सामने खड़ा हो जाए, तो अब आप अगर उस टाइम पे बुखार में हो, कोल्ड में हो, शरीर में दर्द हो रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी एक स्काई रॉकेट हो जाती है उस टाइम पर। दिस शोज के लोगों के होने से, उनकी प्रेजेंस से एक इंसानी शरीर को फर्क पड़ता है। जिस ब्रेकअप को लेकर एक इंसान रूम में बैठा बैठा रो रहा है, अगर वही कुछ सालों के बाद कॉल कर कर ये बोले कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, और सामने वाली पार्टी को अगर इंतजार हो, तो वो पूरा का पूरा स्ट्रेस, सारा गुस्सा, मानसिक संतुलन का खराब होना, बॉडी वीक होना, उस टाइम पर हो सकता है पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा पतला कर लिया हो, मोटा कर लिया हो, वो सारी चीजें खत्म हो जाती है और शरीर के अंदर एक अलग ही जान आ जाती है, भले ही पर्सन ने 2 दिन से कुछ ना खाया हो। कहा ठीक है। ऑल्सो चेंजेस इन द इम्यून सिस्टम विल हैव मोर इफेक्ट ऑन हेल्थ अमंग दोज
हुज इम्यून सिस्टम आर ऑलरेडी वीक। मतलब ये चीज़ कह रहा है आपसे राइटर कि जिनका सिस्टम इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, ठीक है, और किसी के इम्यून सिस्टम के अंदर चेंजेस अगर होते हैं तो स्ट्रेस की वजह से और गंभीर चेंजेस हो सकते हैं। मान लो जिसका ऑलरेडी इम्यून सिस्टम वीक है, उस भगवान ना करे उसको स्ट्रेस हो जाए तो उसका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा वीक पड़ सकता है। इसके लिए आप एक मूवी की तरफ अपना दिमाग लेकर जाओ, रॉक स्टार। रॉक स्टार में एक बहुत अहम चीज़ दिखाई गई है कि वो कभी समझ ही नहीं पाई कि वो इससे रणबीर कपूर से इतना प्यार करती थी कि जब जब वो उसे देख लेती है, वो फॉरेन कंट्री में जाने के बाद साइकेट्रिस्ट के सेशंस लेती है, इतना बीमार फील करती है कि उसके शरीर में डॉक्टर बोलते हैं कि खून बनना बंद हो जाता है। जैसे ही वो रणबीर कपूर को जब जब देखती है, जब जब उससे मिलती है, उसके गले लगती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाती है, उसके शरीर में खून दुगनी तेजी से दौड़ने लग जाता है। वो पूरी हेल्दी बन जाती है बिकॉज शी हैज़ अ डीप क्रेविंग फॉर हिम। वो पागल थी उसके पीछे, लेकिन बस ये चीज़ वो कभी समझ नहीं पाई। जैसे जैसे वो उससे दूर तो वो हॉस्पिटल में, जब जब वो उसके पास तो उसके शरीर में खून बनने लग जाता है। अब ये लाइन वही समझ सकते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ मोहब्बत करी हो। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, बस आपको एक वो चीज़ बता रहे हैं कि नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं इसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है और ये हमारे मानसिक हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को खराब करता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है, जब आप ज़्यादा सोच जाते हैं, ज़्यादा कुछ दिमाग पे प्रेशर होता है, तो हमारे नेगेटिव इमोशंस हावी होते हैं हमारे ऊपर, और नेगेटिव इमोशंस के साथ फिर पर्सन के एसोसिएटेड बिहेवियर भी निकल कर आते हैं। पर्सन हो सकता है, अगर बात करूं कि अपने वो इमोशंस दूसरों पे शिफ्ट नहीं कर रहा, अगर अपने तक ही रख रहा है, पर्सन शॉर्ट टर्म के लिए डिप्रेशन में चला जाएगा। उसको हर एक इंसानी शरीर से नफरत होने लगेगी। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से नहीं मिलना, अपने आप में ही इतना उलझा रहेगा। उसको अपने कमरे की दीवारें नापसंद हो जाएंगी, लोगों की शक्ल नापसंद हो जाएगी। वो सिर्फ झेल रहे होते हैं अपने आप को, अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को। कोई अगर कुछ भी कहे तो उसे ये लगता है भाई बहुत देख ली तुम्हारी परेशानी, मरना है मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर्सन हो सकता है एंग्री हो जाए और वो हो सकता है चीज़ें उठा उठा के पटकने लगे, या फिर इंसानों को उठा उठा कर भी पटकने लगे। नेगेटिव इमोशन ये दिखाता है कि देखो पर्सन के जो इफेक्ट्स हैं स्ट्रेस के वो निकल रहे हैं पक्का। ठीक है, यानी कि एक देखो, जब आपको बिना किसी बात के सामने वाले एक अच्छा रिप्लाई भी दे रहा हो, या कुछ सामने वाले ने ऐसी कोई बात भी ना बोली हो, लेकिन आपके गुस्सा बहुत दिनों से बेफिजूल में छूट रहा है दूसरों पर, तो और उसकी वजह से फिर आपको या तो लोग आपसे दूर होते चले जा रहे हैं या आपकी बुराइयां शुरू हो गई हैं, तो समझ जाओ कि आपको एक एकांत जगह पर बैठकर किसी से डिस्कस कर कर या खुद अपने सवालों के जवाब लेकर शांत एकांत कमरे में बैठकर अपने आपको ठीक करने का समय आ गया है। आपका माइंड एक रिलैक्स चाहता है, दूसरों से थोड़ा सा दूर होकर कुछ अन अनआंसर्ड क्वेश्चंस उसके दिमाग में अटके हुए हैं जिसको आप बड़े टाइम से अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि आपको लगता था मैं गाने सुन लूंगा, मैं गाने सुन लूंगी, मूवी देख लूंगा, मूवी देख लूंगी, किसी से मिल लूंगा, कुछ कर लूंगा, तो वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। लेकिन देर आर सम फीलिंग्स जो कि माइंड जो है वो बार 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 उकसाता रहेगा, और जब ये एग्रेशन हावी हो जाए, जब लोगों की शक्ल सूरत से नफरत होने लगे, आपका व्यवहार आपको ही पसंद ना आए, तो समझ जाओ देयर इज अ डीप गड़बड़ी। रेड सिग्नल्स हैं, पागल खाने तक पहुंच सकता है पर्सन। क्यों? अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहे ना, पर्सन अगर मान लो कि 15 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, जिंदगी कितनी लंबी है, अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहे ना, आगे चलकर पर्सन को जिंदगी में पैनिक अटैक्स पड़ सकते हैं, उसका ऑब्सेसिव बिहेवियर इंक्रीज हो सकता है, लॉन्ग टर्म का स्ट्रेस उसके जीवन में परमानेंट हो सकता है, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि जो उसकी टेंशन है, जो उसकी परेशानी है, वो इतनी स्टोरी मेकिंग करेगा, इतनी स्टोरी मेकिंग करेगा डैट उसकी जो परेशानियां हैं, जो उसकी वरी क्या होता है, वरी एक एप्रियंसिव फीलिंग ही तो होती है, कशिश है ना, सच में तो नहीं होता। वरी वरी का मतलब ही तो ये है कि मेरे को, मैं डर रहा हूँ, मैं डर रही हूँ, मुझे टेंशन हो रहा है, हो रही, वो सिचुएशन जरूरी थोड़ी ना रियल में घटे, है ना। पर्सन अपने आप से ही डरने लग जाएगा, हर एक सिचुएशन डरने लग जाएगा, और हर एक फिजिकल सेंसेशन जो उसकी होगी वो काफ़ी पेनफुल होगी। हो सकता है उसका गला चोक होने लगे, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगे, पर्सन फेंट हो जाए, पर्सन को फिट्स के अटैक पड़ने लग जाए, दौरे पड़ने लग जाए। ठीक है, और हो सकता है कि कभी कभार
मतलब दिस फिजिकल सेंसेशन इस मिसटेकन एज हार्ट अटैक के इनका दिल धड़क रहा है, दर्द हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन वहां पर हार्ट अटैक जैसा कुछ नहीं निकलता। वो इस वजह से क्योंकि दिल आपका कमजोर हो गया, ठीक है। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस जिसमें हो तो उसको इरेशनल फियर भी हो सकते हैं, पर्सन के मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उसको फोबिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, उसको दौरे पड़ सकते हैं डिप्रेशन के, पर्सन का खून ठंडा पड़ सकता है, रो सकता है वो, ठीक है, पर्सन गुस्से में आ सकता है और पर्सन इरिटेट भी हो सकता है। ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, दीज अपियर टू बी रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, और ये आपकी सब चीजें इम्यूनिटी पर असर डालते हैं, ठीक है। और हमारी जो एबिलिटी होती है दुनिया को इंटरप्रेट करने की, ठीक है, और ये जो इंटरप्रिटेशन है ये सब बदल जाती है। क्यों? क्योंकि जिंदगी का फिर ऐसे लोगों के लिए कोई मतलब नहीं रह जाता, उनका पर्सनल मीनिंग भी बदल जाता है, उनके इमोशंस भी बदल जाते हैं, क्योंकि उनका और इन सब की वजह से उसका बहुत गहरा असर पड़ता है पर्सन के शरीर पर। नेगेटिव मूड्स की वजह से हेल्थ आउटकम्स भी काफ़ी ज़्यादा पर्सन की पुअर होती हैं। जैसे पर्सन के मन में एक फीलिंग आने लग जाती है होपलेसनेस की, जिसकी वजह से जो अगर उसके अंदर डिसीज है वो अपने आप को और बीमार कर लेगा, ठीक है। देर इज अ रिस्क ऑफ इंजरी, और कभी कभार पर्सन शमशान घाट भी पहुंच सकता है। ये कुछ ज़्यादा हो गया। वैसे क्या कहा तो नहीं जा सकता कि ऐसा नहीं हो सकता, भगवान ना करे, लेकिन किसी के साथ कितनी आप होने को देखो, कोई पर्सन कितनी बात को कितना गहरी तरीके से सोच जाए ये कोई नहीं कह सकता। छोटे से छोटा स्ट्रेस सामने वाले के लिए हमें लग रहा हो मजाक है, सामने वाले के लिए हो सकता है वो जीवन और मरण का सवाल बनकर रह जाए। ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन भगवान ना करे कि किसी की साइकोलॉजी इस कदर बिगड़ जाए कि पर्सन अपने आप को ही मतलब अपने शरीर से नफरत कर रहा है, अपने घर वालों से नफरत कर रहा है, अपने आसपास के औरा से नफरत कर रहा है, अपने आप को कोसने पे चल रहा है, ठीक है। बस वो चल रहा है ज़माने के साथ साथ, कि भैया जिसको जो बोलना है बोल के चला जाए, जिसको जो करना है करके चला जाए। दिस शोज़ के पर्सन के अंदर कुछ दिक्कत है, उसे रिजॉल्व कर लेनी चाहिए वो दिक्कत। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।